सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। उसी वक्त को आपके सामने लेकर आया हूं, उन्हीं सरफरोशों को आपके सामने लेकर आया हूं मैं। कारगिल युद्ध के योद्धाओं की कहानियां, भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित उन वीरों के किस्से जो हैं हमारे हिस्से। केरल से कश्मीर और महाराष्ट्र से मेघालय, हर राज्य से वो निकले, वो जो हम सबके हीरो हैं, जो मेरे हीरो में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जय हिंद हिंदुस्तान। मैं मेजर अखिल प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना फौजी। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत नहीं करूंगा। मैं आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने की शुक्रिया अदायगी नहीं करूंगा। यही तो करते आए हैं हम बरसों से, है ना। लेकिन इतने बरसों में कितने बार हमने अपने रक्षकों को, अपने हीरोज को याद किया है। आज हम देखेंगे नहीं, आज हम सुनेंगे नहीं, आज हम याद करेंगे, महसूस करेंगे और नमन करेंगे उन हीरोज को जिनकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं। तो चलिए मेरे साथ कारगिल के उन बेदर्द पहाड़ों पर, चलिए मेरे साथ उन भारतीय सैनिकों के पास जिनके खून का टीका लगा है इस वतन के ललाट पर। उन्नीस 20 साल पहले कुछ शूरवीर निकले थे। हम में से कितने हिंदुस्तानियों को कारगिल का वो युद्ध याद है? कितनों को? मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताता हूं जो उस युद्ध में हुई थी, जो उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं हुई। इस युद्ध में तकरीबन 1500 भारतीय सेना के अफसर, जवान वीरगति प्राप्त हुए थे या घायल हुए थे। उनमें से 35% वीरगति को प्राप्त हुए थे। अनुपात के हिसाब से इस युद्ध में भारतीय सेना के जितने अफसर वीरगति को प्राप्त हुए वो आज तक आजाद भारत के इतिहास के किसी भी युद्ध में नहीं हुए। दे लेड बाय एग्जाम्पल, और इसीलिए सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स किसी भी युद्ध में दिए गए हैं तो वो कारगिल का युद्ध था, जो उनकी वीरता और पराक्रम का गवाह है। दूसरी बात, इस युद्ध को आधिकारिक तौर पे यानी ऑफिशियली स्पीकिंग युद्ध का दर्जा नहीं दिया गया है। इसे संघर्ष या टकराव कहते हैं, द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि कि किसी भी मामले में युद्ध से कम नहीं था।
तीसरी बात, कारगिल की जंग आजाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी अवधि की जंग थी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये जंग तकरीबन 2.5 महीने चली है। चौथी बात, इस जंग का लाइव टेलीकास्ट किया गया था, सीधा प्रसारण, जो किसी भी जंग में आज तक नहीं हुआ है। और आखिरी बात, यह युद्ध बेहतर तकनीक या बेहतरीन उपकरणों की वजह से जीता नहीं गया था, यह युद्ध जीता गया था उस साथी के जोश, होश और जज्बे की वजह से। कारगिल विजय इस देश की एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसीलिए दूरदर्शन ने पहल की है 20 साल पूरे होने पे कारगिल युद्ध को याद करने की, उसे मनाने की और उन साथियों को याद करने की जिन्हें हम भूल चुके हैं। कारगिल के इस युद्ध को एक उपयुक्त नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय। विजय हमारी हुई। हाँ, हमारे पड़ोसी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो भी जान लें, उन्हीं की भाषा में फतेह हमारी हुई। 14 मई 1999 को इस युद्ध का आगाज हुआ था और 26 जुलाई 1999 को अंत। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तकरीबन 750 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये युद्ध जहां लड़ा गया था साहब, वो युद्ध 14,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप में से जो लोग सेकंड फ्लोर चढ़ने के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये 25 गुना ऊंचाई पे वहां पहुंचे हुए सैनिकों ने क्या किया होगा जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से निकले थे। दिल्ली से निकले थे कैप्टन हनीफ उद्दीन, वीर चक्र। पंजाब से निकले थे कैप्टन अमोल कालिया, वीर चक्र। और हरियाणा से लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह शेरावत, वीर चक्र। मई से जुलाई तक कारगिल के इलाकों द्रास, लेह और बटालिक में न्यूनतम तापमान तकरीबन -60 डिग्री तक चला जाता है। हमारे साथी जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था वो उन इलाकों से हैं जिनका वार्षिक न्यूनतम तापमान ऑन एन एवरेज +20 डिग्री से नीचे नहीं जाता। वीर चक्र से सम्मानित 4 राज्यों से जो साथी हमारे साथ आए थे उस युद्ध को जिताने के लिए, वो आसाम से कैप्टन जिंटू गोगोई, केरल से कैप्टन आर जेरी प्रेमराज, महाराष्ट्र से कैप्टन सचिन अन्नाराव निम्बालकर और तमिलनाडु से मेजर मारियप्पन सरवनन। भारतीय सेना की बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का मिश्रण। हमारे जवान उसी भाषा को समझते हैं और उसी भाषा में बात करते हैं और दिनचर्या उनकी उसी भाषा में होती है। अब जरा सोचिए उन अफसरों के बारे में जिन्होंने जिंदगी भर वो भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया और अपने जवानों के साथ उसी भाषा में उनको प्रेरित करते हुए उस विजय को हासिल किया। नागालैंड से कैप्टन निक्केश्वाको कैंगरूजे और मेघालय से कैप्टन कीशिंग क्लिफोर्ड नुंग्रुम। मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूं कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि वो युद्ध कितना मुश्किल था, कितना नामुमकिन था। लेकिन साहब, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो एक सैनिक की पहचान है।
Don't be a gamma in the land of llamas. अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक इंसान अस्थाई तौर पे अपनी याददाश्त खो सकता है, हिमदाह यानी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है और ऑक्सीजन के अभाव में बस जान चली जाती है। कैसा लगा सुन के? अब जरा सोचिए कि ऐसे माहौल में 25 किलो का वजन लेकर और उतने ही किलो का राशन, हथियार और सामान लेकर चढ़ते हुए सैनिकों ने इन पहाड़ों पर दुश्मन को कैसे खदेड़ा होगा? जरा सोच के देखिए, क्या यह मुमकिन था? साहब, ये काम आपने फिल्मों में सुपर हीरोज को करते हुए देखे होंगे। मैं सारी बातें आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप अंदाजा लगा सकें कि वो एक नामुमकिन युद्ध था जो हमारे सुपर हीरोज ने जीता था। भारतीय सेना घर है ऐसे सुपर हीरोज का। मिलते हैं आज एक ऐसे ही सुपर हीरो से। इनकी पलटन ने इनके कमान में आज से ठीक 20 साल पहले 29 जून 1999 को एक असंभव मिशन पूरा किया था। उस मिशन पे गए जिस अफसर ने उस चोटी को हासिल करने में अपनी जान जोखिम में डाली थी, वो इस देश का और उस युद्ध का सबसे युवा अफसर था, कैप्टन सुमित रॉय, वीर चक्र। इनकी पलटन ने इनके कमान में आज ही ठीक 20 साल पहले 29 जून 1999 को एक असंभव मिशन पूरा किया। पॉइंट 4700 पर आज ही के दिन तिरंगा फहराया था। इनका पूरा खानदान देश की सेवा करता रहा है और कर रहा है। एक जोशीले सलूट के साथ अभिनंदन करें एक जोशीली पलटन के कमान अधिकारी का, मेजर जनरल समीर कुमार चक्रवर्ती, एवीएसएम शौर्य चक्र, सेना मेडल बार। सर, थैंक यू। सैल्यूट टू यू एंड भारत आपको आपके बीच पाकर गर्वित है। सर, आपकी आधी जिंदगी बॉर्डर पे निकली और आधी बॉर्डर की बातें करते हुए। कारगिल एक असंभव युद्ध था और जहां तक मुझे पता है उस युद्ध के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। देश को क्या कहना चाहेंगे? कारगिल युद्ध के समय मैं 18 गढ़वाल का कमांडिंग ऑफिसर था। आज से ठीक 20 साल पहले इसी दिन हमारी पलटन ने पॉइंट 4700 पर फतेह हासिल की। पलटन हमारी इंसर्जेंसी के एरिया में डिप्लॉयड थी। हमको मई में बताया गया कि आपने कारगिल की तरफ जाना है। हमारे से पहले कारगिल में द्रास सेक्टर में एक ब्रिगेड आ चुकी थी और हमारे बाद भी और कई पलटनें आईं। इसके अलावा और जगह कई ब्रिगेडें बाहर से आईं। हम लोग कारगिल पहुँचे 24 मई को। इस दौरान हमको टास्क मिला 5140 को पूर्वी तरफ से कैप्चर करने का और टोलोलिंग के साथ साथ ये ऑपरेशन चलना था। उसी रात में टोलोलिंग का कैप्चर होना था और हमारे पलटन को टास्क मिला था 5140 कैप्चर करने के लिए। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पॉइंट 5140 वही पॉइंट है जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिसके ऊपर झंडा फहराया था, जो आपने अपनी फोटोग्राफ्स में इतने सारे सालों में
देखा होगा और जाना होगा, उसी पॉइंट 5140 की सर बात कर रहे हैं। 5140 तकरीबन 17,000 फीट ऊंचा था। जो हमारे को टास्क मिला था टोलोलिंग रोड के साथ साथ था, और हमारा टास्क पूरी रात हमको बिम्बट नाले के थ्रू जाकर अपना बेस बनाना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि 4 कंपनियां 4 अलग अलग जगह में छिपाव में, जिससे कि दुश्मन को दिखाई ना दे, वहाँ पर लगाई गई। 12 जून को पहला अटैक टोलोलिंग और 5140 पे गया। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे बीच में इंटरप्ट करके। क्या ये युद्ध हथियारों से, आधुनिक तकनीक से या बेहतर तकनीक से दुश्मन के खिलाफ जीता जा सकता था? ये युद्ध केवल हमारे लड़कों के पराक्रम से, हमारे जवानों के पराक्रम से और दृढ़ निष्कल्प से जीता गया है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो टेक्निकल सुपीरियरिटी से भी नहीं की जा सकती थी। एग्जैक्टली सर, मैं उसी जज्बे की बात कर रहा था कि ये युद्ध उन साथियों का है जिसके ऊपर हमने अपने कार्यक्रम का नाम एक साथी और भी था रखा है। और सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बात का ख्याल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछूं, आपके अनुभव में लड़ाई खत्म होने के महीनों बाद तक आपको क्या सपने आते थे उस नाइटमेयर के जो आप लोगों ने वहां पर झेला था? 4700 के अटैक के दौरान, ये अटैक फुल मून से एक दिन बाद था, पूर्णमासी के एक दिन बाद था, और जैसे ही अटैक शुरू हुआ उधर से दुश्मन की फायरिंग शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई। ये फुल मून मेरे को कई सालों तक सताता रहा कि हमने ऐसे फुल मून के दिन अटैक किया। जज्बा देखा आपने एक भारतीय सेना के जनरल का। इसी जज्बे ने उन लोगों को लीड किया था जिन्होंने ये विजय हमें दिलवाई थी। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। फर्ज करिए कि आपने और आपके बहादुर सैनिकों ने और ऐसे ही हजारों सैनिकों ने जिन्होंने ये युद्ध लड़ा, इन पहाड़ियों से अगर दुश्मन को खदेड़ा नहीं होता तो देश को क्या नुकसान हो सकता था? इनको भगाया जरूर जाता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता था, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि वो जोजिला से लेके ले तक जो रोड है उसको डोमिनेट करें, जिससे कि ये वो रोड हम इस्तेमाल ना कर सकें। सो मतलब सर उसको आप दर्शकों की भाषा में ये कह सकते हैं कि लद्दाख जो हिस्सा है आज भी भारतवर्ष का, वो शायद नहीं होता अगर हमारे सैनिकों ने अपना मिशन पूरा नहीं किया होता। हम इनको किसी ना किसी तरह 2 महीने नहीं तो 4 महीने नहीं 6 महीने में खदेड़ ही देते। इसको जज्बा कहते हैं साहब। जिन जज्बे की मैं बात कर रहा था उसको कहते हैं। हम जैसे जनरल मेजर्स ने इन जैसे मेजर जनरल से यही सीखा है। सर थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस ओवर हियर एंड दर्शकों को आपसे और आपके अनुभवों से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सीखने को मिलेगा उन्हें इसकी कहानी आपकी ज़बानी समझ में आ गई होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग ओवर हियर सर एंड विंग कमांडर अभिनंदन का सैल्यूट सर। थैंक यू। चलता हूं, कारगिल दूर है लेकिन आप याद रखिएगा, नमन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूल गए तो शायद कोई सैनिक दोबारा कारगिल ना जाए। कभी किसी सैनिक को देखें तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिएगा, मुस्कुराना ना भूलिएगा, दिल से। वो हैं और कारगिल का ये कार्यक्रम देखते रहिएगा। याद रहे ये एपिसोड सिर्फ एक ट्रेलर है, बाकी की कहानी या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। याद रहे एक साथी और भी था, मैं मेजर अखिल प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना फौजी। जय हिंद। जोश है हम में जान है और
उमंगे हैं दिल में जवा, क्या कहे तुमसे दोस्तों कि अब तो जाना है हमको कहाँ। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।